गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी मज़े में हैं। चलिए, आप सभी को फिर से मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में वर्ग 8वीं के विषय नागरिक शास्त्र में सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम लोग फिर से अध्याय 1 संविधान आज भाग 3 पढ़ेंगे। लेकिन भाग 3 पढ़ने से पहले बच्चों हम लोग भाग 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। भाग 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 प्रकार के सूचियां हैं जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा किए थे, जिसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार की थी, जिसके आधार पर हम लोग संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में समझा था। आज हम लोग समझेंगे भारतीय संविधान के आयाम में जो दूसरा रूप है वह है संसदीय शासन पद्धति। यानी हमारे जो देश है, हमारे देश का जो शासन पद्धति है वो क्या है, कैसे है, किस तरह से है और कैसे कार्य करती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, संसदीय शासन पद्धति को समझने से पहले हम लोग को सरकार के बारे में समझना होगा कि सरकार क्या है और यह कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों, जिस तरह से हमारे भगवान जो है 3 है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा का काम है जन्म देना, विष्णु काम है पालन करना और महेश का काम है संहार करना। उसी टाइप से हमारी सरकार की 3 अंग हैं, सरकार के 3 पार्ट्स हैं, 3 भाग हैं, 3 अंग हैं। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। पहला नोट कर लेंगे, व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका, यानी सरकार के 3 अंग। ठीक है। तो व्यवस्थापिका क्या है बच्चों? व्यवस्थापिका है संसद। और ये याद रखेंगे कि संसद जो है वो संसद दो है, 2 पार्ट से है, जिसको हम लोग बोलते हैं उच्च सदन। उच्च सदन, थोड़ा सा मानचित्र को मैं साइड में रख दे रहा हूं। उच्च सदन और दूसरा हो गया निम्न सदन। उच्च सदन जो होता है वह राज्य सभा को कहा जाता है और निम्न सदन जो होता है वह लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है। कभी आप लोग देखेंगे कि लोकसभा क्षेत्र है ना, तो लोकसभा क्षेत्र जो होते हैं वो संसद के 2 प्रकार हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। तो लोकसभा जो होते हैं वो जिसको हम लोग बोलते हैं सांसद। ठीक है। सांसद जो होते हैं वो लोकसभा से रिलेटिव रखते हैं और राज्यसभा से जो होते हैं वह चुन के जाते हैं, जिसकी एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन लोकसभा से जो संसद होते हैं वो चुन के जाते हैं, जिसका चुनाव जो होता है वो वोटिंग के माध्यम से होती है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि व्यवस्थापिका यानी संसद जो होती है वह क्या करती है, किसी भी सरकार को चलाने के लिए वह कानून बनाती है। ठीक है। यही व्यवस्थापिका, संसद ही जो है वह कानून बनाती है और कानून बनाने के बाद वह कार्यपालिका को देती है। जो कार्यपालिका मतलब जो कार्य करती है, कार्यपालिका से ही समझ में आता है कार्य करने वाला है। व्यवस्थापिका का मतलब व्यवस्था देना, ठीक है, उसको सहूलियत देना, उसको नियम बना के देना कि भाई आप यह काम करें या कर सकते हैं। तो यह काम होता है किसका? व्यवस्थापिका का। ठीक है। और दूसरा होता है कार्यपालिका, मतलब जो कार्य करती है। तीसरा होता है न्यायपालिका, जो अधिकारों की रक्षा करती है। इसको हम लोग सरकार के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, लेकिन चूंकि यह एक सरकार का ही एक अभिन्न अंग के रूप में हम लोग जान सकते हैं। यह न्याय करती है, तो सरकार न्याय नहीं करती है। न्याय के लिए जो होते हैं जज होते हैं, जैसे कि निचली अदालत होती है,
हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होती है ना। तो वहां पर अगर कोई आपके प्रति कोई शोषण करता है या आपका सरकार कहना नहीं मानती है, नहीं सुनती है, तो हम लोग सीधे क्या करते हैं, न्यायपालिका के यहाँ चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सरकार के यानी किसी भी देश को चलाने के लिए उसके 3 अंग हो सकते हैं। ये 2 अंग जो है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। न्यायपालिका जो है, जो कि अधिकारों की रक्षा करती है, यह जजमेंट के अंतर्गत में आता है, जो हमारे अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को या जो हमारे अधिकार हैं उसकी वो रक्षा करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है कि संसद जो होते हैं, जो हम लोग चुन के भेजते हैं, वो किसी भी संविधान में अंकित है कि वो नियम पहले बनाएगी, पहले कानून पेश करेगी। ठीक है, तो कानून कौन बनाते हैं, सांसद, जो कि हम लोग सांसद चुन के जाते हैं। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था प्रणाली, अब हम लोग थोड़ा सा संसदीय व्यवस्था प्रणाली को हम लोग समझते हैं क्या है। तो शासन की वह व्यवस्था है जिसमें व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ एवं सामंजस्य पूर्ण संबंध होता है। यानी व्यवस्थापिका यानी सांसद और जो कार्यपालिका होती है, इन दोनों के बीच में अभीष्ट संबंध एक दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक है, तो वही संसदीय प्रणाली है। मान लीजिए कि अगर यह नियम बनाती है, ठीक है, संसद अगर नियम बनाती है और कार्यपालिका उस नियम को सही ढंग से नहीं कर पाती है, या ये जो कार्य करना चाहती है उसके लिए जो है व्यवस्थापिका वो नियम कानून बना के नहीं देती है, तो ये एक दूसरे जो है एक दूसरे से यह पूरक हो जाती है। तो हमारा पूरा सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, लोल हो जाएगा। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली शासन की वह व्यवस्था है जिसमें व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है। यानी दोनों के बीच में संबंध अच्छे होने चाहिए, तभी हमारा देश का या किसी भी क्षेत्र का शासन व्यवस्था सही ढंग से चल सकती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए संसदीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका नियम बना दी, कार्यपालिका उसको कर रही है, तो वो जैसा नियम बना देगी, अगर उसके आधार पर वो कार्य करना स्टार्ट कर देगा या कर लेता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तब यहाँ पर क्या है कि कार्यपालिका की शक्तियां मंत्रिमंडल या कैबिनेट में निहित होती है। यानी पूर्ण रूप से इसको जो कार्यपालिका जो काम करती है उसके पास शक्तियां ना होकर किसके पास शक्तियां होती हैं, मंत्रिमंडल या कैबिनेट के पास वो सारी शक्तियां मौजूद रहती हैं। यानी जो व्यवस्थापिका जो कानून, यह कानून बनाती है। ठीक है, व्यवस्थापिका मतलब क्या, कानून बनाना। ये कानून बना दिया और किसको दे दिया कि भाई हम आपको कानून बना दिए, अब इसको कार्य किया जाए। तो कार्य कौन करता है, कार्यपालिका। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कार्यपालिका कौन है उसको हम लोग समझेंगे। लेकिन कार्यपालिका में क्या होती है, जो कार्यपालिका को जो शक्तियां दी जाती हैं वो किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होती है। ठीक है, वो किसके, जहां निरंकुश सरकार होती है, जैसे कि उत्तर कोरिया है, किम जोंग का नाम सुने होंगे, वो निरंकुश शासक है। वो जो कह दिया वही कानून है, वो जो कार्य कर दिया उसी के आधार पर वो कानून बन जाता है। ठीक है, तो जो निरंकुश शासन होते हैं वो उसके हाथों पर, जहां निरंकुश सरकार होती है, ठीक है, तो वहां पर शक्तियां जो होती है किसी विशेष आदमी के पास होती है, वो किसी को नहीं सुनेगा, वो अपना जो मन कर दिया, वो मन जो कहा वो कर दिया। लेकिन हमारा जो शासन प्रणाली है वो लोकतांत्रिक है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक में क्या होता है कि जो कार्यपालिका की जो शक्तियां उसको दी जाती हैं वो किसी विशेष एक हाथों में नहीं होती है, वो किसके पास, मंत्रिमंडल या कैबिनेट के पास निहित होती है। जब कैबिनेट यह फैसला लेती है, जैसे अक्सर हम लोग कहते हैं मोदी ने यह कर दिया है ना, तो मोदी अकेला नहीं है, मोदी को एडवाइस देने के लिए उसके पास उसका कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है। यानी जब मंत्रिमंडल किसी भी नियम को पारित करती है तब वह कार्य को प्रधानमंत्री कर सकते हैं। ठीक है,
तो वह कैबिनेट ही जो है, उसकी सारी शक्तियां कैबिनेट, जब कैबिनेट उस चीज को उस नियम को, उस कानून को जब पारित करती है, तो यहाँ पर हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि पहले वो लोकसभा में पारित होती है, फिर लोकसभा से वो राज्यसभा में जाती है, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति फिर उसको विचार के लिए, अगर उसको समझ में ठीक आ गया कि हाँ ये नियम होना चाहिए तो ठीक है, और नहीं तो फिर वो वापस विचाराधीन या फिर वापस जो है पुनः विचार के लिए भेज सकती है। ऐसे जो है बहुत सारी प्रक्रिया हैं जो हम लोग धीरे धीरे जो है क्लियर करते जाएंगे। तो यहाँ पर याद रखना है कि कार्यपालिका जो होती है उसकी सारी शक्तियां मंत्रिमंडल या कैबिनेट के पास निहित होती है। अब यहाँ पर देखेंगे कार्यपालिका को शक्ति जो होती है वो विधायिका यानी व्यवस्थापिका से प्राप्त होती है। यानी ये जो कार्य करने की जो शक्तियां इसको मिलती है, कहां से मिलती है? व्यवस्थापिका यानी संसद से मिलती है, संसद से मिलती है। ठीक है, तो शक्तियां व्यवस्थापिका से प्राप्त होती हैं तथा वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी इसी के प्रति जो है, जो व्यवस्था करती है उसके प्रति उत्तरदायी है। ये जब तक उसको नियम बना के नहीं देगा, कानून बना के नहीं देगा, तब तक वो कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बारे में। अब यहां पर हम लोग देखते हैं केंद्र स्तर पर। ठीक है, केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? केंद्र स्तर पर कार्य जो करने का संवैधानिक जो अधिकार है, जो अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के हाथों में होता है। मंत्री परिषद फिर यहीं पर आ गया। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है राष्ट्रपति के पास, इसलिए राष्ट्रपति के पास जो है 3 शक्तियां होती हैं। ठीक है, कौन कौन शक्तियां होती हैं? जल सेना, ठीक है, थल सेना और वायु सेना। अगर ये तीनों सेना जो है किसी भी देश की समृद्ध शक्ति का जो है अगुवाई यही 3 सेना से होता है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। लेकिन ये तीनों शक्तियों का मालिक जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। यानी बिना राष्ट्रपति का ना जल सेना, ना थल सेना, ना वायु सेना प्रधानमंत्री का भी कहना नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी शक्तियां जो होती हैं, यानी एक्चुअली में अगर देखा जाए तो भारत देश का जो है वह पूरी शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन राष्ट्रपति की भी जो वास्तविक जो शक्तियां होती है वह मंत्री परिषद के हाथों में होती है। और मंत्री परिषद, देखिए ध्यान दीजिए, मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि केंद्र स्तर पर है ना, सारी जो शक्तियां संवैधानिक जो संविधान जो उसको शक्तियां देती हैं वो राष्ट्रपति को देती हैं। अब देखिए यहाँ राष्ट्रपति भी जो है निरंकुश नहीं हो सकता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति है, अभी देखिएगा कि वहां का जितने भी कार्य होते हैं है ना वो राष्ट्रपति के नाम से ही चलते हैं। तो हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति चलता है, लेकिन राष्ट्रपति भी सर्वसर्वा ना होकर वो उनकी भी शक्तियां जो होती हैं, वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद के पास होती हैं। और मंत्री परिषद के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है? प्रधानमंत्री। यानी अगर देखा जाए तो संवैधानिक शक्तियां तो राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति के मंत्रणा के बाद जो है उनकी शक्तियों का सही उपयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री भी जो है वह अपने मन से वह सारी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता है। अगर किसी के साथ, किसी देश के साथ लड़ाई करनी है ना, तो वह अकेले प्रधानमंत्री जो है बंदूक लेके नहीं चल जाएगा। वह सबसे पहले किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा कि भाई हम लोग को देश में जो है मेरा शत्रु देश जो है आक्रमण कर दिया है, तो उस पर हमको क्या करना है? तो राष्ट्रपति जो है वह अपने मंत्री परिषद की बैठक को निर्धारित करता है, बैठक बुलाता है, और उसमें यह पारित होकर जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, उसको फिर दिया जाता है कि भाई आप जो है अगर वो हमारे देश पर आक्रमण कर रहा है तो आप स्वतंत्र हैं कि आप उसका मुंह तोड़ जवाब दें। तब प्रधानमंत्री जो है
तैयार हो जाते हैं कि भाई अब फलना देश से जो है युद्ध किया जाए। और तब जो राष्ट्रपति के पास ये तीनों जल सेना, थल सेना और वायु सेना का जो सर्वसर्वा है, वह मंत्री परिषद के मंत्रणा के बाद, राष्ट्रपति के मंत्रणा के बाद, वह इन तीनों शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री आपातकालीन स्थिति में अपने हाथों में ले लेता है। ठीक है, और यह तभी होगा जब राष्ट्रपति मंत्री परिषद के प्रति, मतलब राष्ट्रपति यह कह दे कि भाई हाँ, आप इन तीनों शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये उसका पूरा लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कह दिया तो प्रधानमंत्री लेके चल गए, भाई चलो उस देश पर जो है आक्रमण कर देना है। वह जब तक राष्ट्रपति मंत्री परिषद की बैठक करके तब अपनी शक्तियों को उपयोग करने के लिए प्रधानमंत्री को सौंपता है। ठीक है, तब प्रधानमंत्री जो है इन शक्तियों में से किसी भी शक्ति का यूज, जहां पर जैसा है कि अगर जरूरत पड़ गया कि भाई जल सेना से समुद्र में आक्रमण हो गया तो उसका उपयोग करता है। अगर थल में, जैसे कि बॉर्डर फिल्म देखे होंगे, वहां पर जो है युद्ध हो गया तो थल सेना का उपयोग कर सकता है। अगर हवाई जहाज या वायु सेना की जरूरत है तो इनमें से तीनों को भी यूज कर सकता है, या जहां जरूरत जिस तरह की सेना का होगा उस तरह का प्रयोग जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो बहुमत दल का नेता होता है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस पार्टी का, अभी अगर देखा जाए तो केंद्र में किस पार्टी की सरकार है मालूम है? हाँ, बीजेपी का। तो बीजेपी जो दल है, क्योंकि हमारा संसदीय जो व्यवस्था है, हमारा जो संविधान है वो लोकतांत्रिक है, लोगों के द्वारा चुने हुए दल को, जैसे हमारे यहाँ बहुमत दल होता है, कुछ जो है गठबंधन की सरकार होती है। जब स्पष्ट बहुमत किसी दल को या किसी पार्टी को नहीं मिलता है तो 2-3 पार्टी जो है मिलकर गठबंधन की सरकार बना के चलती है। ठीक है, तो बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उसका जो बहुमत की जो सरकार है उसका जो नेता होते हैं वही प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। तो बीजेपी का जो बहुमत दल की जो सरकार है उसके नेता कौन है? नरेंद्र मोदी, तो वह प्रधानमंत्री हो गए। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना है उसको, वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। किसको? प्रधानमंत्री को। ठीक है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये मंत्री परिषद जो होते हैं, जो प्रधानमंत्री जो होता है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। वो लोकसभा के बहुमत दल का या लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो है हमारा संसदीय प्रणाली चलती है। फिर हम लोग इसका भाग जब आगे चलेंगे तो वहां पर हम लोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, अब यहाँ पर हम लोग चूंकि 2 भागों को पढ़ चुके हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें न्यायपालिका के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चे घर में सुरक्षित रहें और मन लगा के पढ़ें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई।